आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर अपने यूटाइटिक मिक्सचर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमारे गैसेज का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे जो भी एरोसॉल्स इनहेलर्स हैं, तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में। तो देखो बहुत ही सिंपल सा हमारा ये टर्म होता है। देखो होता क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर को अगर हम लोग देखें तो मान लो कि हमारा कोई सॉलिड ए है, ठीक है, और कोई सॉलिड बी है। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये हमारा दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स का मिक्सचर होता है। लेकिन इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो कोई हमारा सॉलिड ए है, ठीक है, और उसका मान लो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हमारा 75 डिग्री सेल्सियस है। देखो मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हो ना कि 75 डिग्री सेल्सियस तक की हीट अगर हम लोगों ने इस सॉलिड को दी तो ये हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा। और मान लो हम लोगों ने यहाँ पे एक सॉलिड बी लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अगर हम लोगों ने इसको 55 डिग्री हीट दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का इंडिविजुअल अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें तो एक का 75 है, एक का 55 है। लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने ठीक है इन दोनों को मिक्स किया और यहाँ पे जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से यहाँ पे कम हो गया, यानी अगर आप लोग यहाँ देखो तो इसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना है 75, इसका 55, लेकिन हम लोगों ने इन दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया उसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों के इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से कम हो गया। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। बहुत ही सिंपल है, समझ गए। देखो यहाँ पे ये जो यूटेक्टिक मिक्सचर टर्म है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड यूटेक्टॉक्स से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है इजिली मेल्टेड। तो इसको आप लोग ऐसे ध्यान से समझो, अगर हम लोग डेफिनेशन देखा जाए, ठीक है, तो व्हेन टू और मोर सॉलिड कंपोनेंट्स मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर गेट डिक्रीज्ड कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, देन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर। यानी सिंपल सी वही बात है कि अगर हम लोगों ने किन्हीं दो सॉलिड्स या फिर दो से ज़्यादा को मिक्स किया और जो हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से कम आ रहा है, ठीक है, यानी जिनको भी मिक्स किया है, तो यहाँ पे ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। अब देखो अगर मान लो हम लोग इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो मान लो ये हमारा ए हो गया जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था 75। मान लो ये हमारा हो गया बी जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था हमारा 55। अब जैसे हुआ क्या, जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को मिक्स किया तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे अब ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे गिर के कितना आ गया, हमारा आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो जनरली इतना कम नहीं होता है, मतलब मान लो किसी का, वो तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए बताया, लेकिन कम होता है, समझ लो। अगर किसी का 75 है किसी का 55 है। अच्छा देखो जरूरी नहीं है, ये हमेशा नहीं होता है कि हर किसी भी दो सॉलिड को आप लोग मिक्स करोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये हमारे कुछ स्पेशल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये समझो कि यूटेक्टिक मिक्सचर को पढ़ हम लोग क्यों रहे हैं, मतलब इसको समझना, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों जानना है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो जैसे हम लोग कोई डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, मान लो हम लोग कोई दवा बना रहे हैं, तो मान लो हम लोग कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने कोई टैबलेट वगैरह बनानी चाहिए। अब अगर इस टैबलेट में मान लो हम लोगों ने जो भी कंपोनेंट्स लिए हैं वो हमारे ऐसे नेचर के हैं कि वो हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर को फॉर्म करें। मान लो इस टैबलेट को बनाने में हम लोगों ने जिन ए प्लस बी को मिक्स किया, अगर ये हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म कर देंगे तो भाई देखो हम लोगों ने क्या सोचा कि देखो ए और बी थे तो सॉलिड है ना, तो हम लोगों ने सोचा भाई इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो हमें कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारी टैबलेट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को मिक्स किया तो हुआ क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट गिर गया, ठीक है, कितना गिर गया, हमारा मान लो अगर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो अब होगा क्या, देखो रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा रूम टेम्परेचर पे भाई ये तो मेल्ट हो जाएंगे, यानी ये हमारे क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा था कि हमारी जो है हम लोग ऐसी डोजेज फॉर्म बनाएंगे जो कि सॉलिड होगी, लेकिन मिक्सचर के बाद क्या होगा, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो यहाँ पे कम हो जाएगा। जबकि इंडिविजुअली ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था तो इंडिविजुअली ये सॉलिड थे, लेकिन जैसे ये दोनों मिक्स हुए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। देखो मेल्टिंग पॉइंट कम होने से ही लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते हैं, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाए कि ये रूम टेम्परेचर यानी अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो ये क्या होगा, देखो ये रूम टेम्परेचर यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए हमें यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे इस वाले फिगर में देखो, ठीक है,
तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि हमारा ये ए है, ठीक है, तो ए का टेम्परेचर इंडिविजुअली मान लो इतना था और बी का इतना था, लेकिन जैसे ये दोनों मिक्स हुए इनका टेम्परेचर कुछ हमारा गिर गया। और जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर जो गिरता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। यानी जो टेम्परेचर हमारा इन दोनों के मिक्स होने के बाद आता है, उस टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे यूटेक्टिक टेम्परेचर या फिर उस पॉइंट को हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना, देखो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट मिक्सचर एग्जिस्ट एज सॉलिड वाइल अबव इट इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। देखो सिंपल सी बात है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखो यूटेक्टिक पॉइंट के बराबर आ गया। तो अगर आप लोगों ने देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इतने पे आ गया, तो अगर जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, वो हमारा इस टेम्परेचर के नीचे है, तो भाई ये हमारे सॉलिड रहेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पहुँचा, यानी टेम्परेचर अगर इस पॉइंट से बढ़ा, तो क्या होगा भाई, ये तो मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इतने पे आ गया है, ठीक है। तो इस कह सकते हो कि इस यूटेक्टिक पॉइंट के अबव यानी ऊपर यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नीचे यानी बिलो क्या होगा, ये सॉलिड में रहेंगे, ठीक है। तो इतने फेस में सॉलिड में रहेंगे, इससे ऊपर जाने पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर को अफेक्ट करते हैं, तो रेशियो ऑफ कंपोनेंट, देखो सिंपल सी बात है कि जैसे हमारा ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी को एक परफेक्ट रेशियो में मिलाने पे ही हमें यूटेक्टिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर ए हम लोग बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं और बी हम लोग बहुत कम ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म ही हो, क्योंकि तब हम लोगों ने बी बहुत कम लिया है, ए बहुत ज़्यादा लिया है, तो तब ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है कम हो लेकिन बहुत थोड़ा सा, ठीक है। तो रेशियो बहुत मैटर करता है। और प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटी के प्रेजेंस होने की वजह से भी हमारा जो यूटेक्टिक मिक्सचर है, या तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है, यानी या तो उसका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन वही है कि इन द सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट्स, यानी कि जब भी हम लोग कोई डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो हम लोग जो एक्सिपिएंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा ना कि वो हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर ना फॉर्म कर ले, ठीक है। टू प्रिवेंट द इनकम्पैटिबिलिटी, देखो सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने कोई भी दवा बनाई ये सोच के कि वो सॉलिड है, लेकिन अगर यहाँ पे यूटेक्टिक मिक्सचर होगा तो वो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ पे क्या होगा, वो इनकम्पैटिबल हो जाएगी। एंड इन ड्रग डिजाइनिंग एंड ड्रग डिलीवरी, तो देखो वही चीज़ है कि ड्रग डिजाइनिंग का मतलब क्या है कि हम लोग जब ड्रग को डिजाइन यानी बना रहे हैं तो उस टाइम भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। और ड्रग डिलीवरी, देखो अच्छा कभी कभी क्या होता है, देखो यूटेक्टिक मिक्सचर हमेशा हमारे लिए ख़राब चीज़ नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ सॉलिड को हमें जो है, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनको हम लोग सॉलिड बनाते तो हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे उसको मतलब खाएं, ठीक है, मतलब खाने के बाद वो हमारी बॉडी में जाके तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि हमारी बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम का। तो मान लो कोई हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर है जिसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट अगर हमारा 25 से ज़्यादा है मगर 37 से कम है, तो वो क्या होगा भाई, बाहर तो वो नॉर्मल सॉलिड रहेगा लेकिन जैसे बॉडी में जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ दवाएं हमें बॉडी के अंदर लिक्विड में चाहिए होती हैं, तो उसमें हमारे ये फ़ायदेमंद भी हो जाता है। देखो आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होगे, नहीं भी समझो तो बस यहाँ पे सिंपल सी बात है, बस एक चीज़ समझो, यूटेक्टिक मिक्सचर का सिंपल सा मतलब है कि दो सॉलिड को हम लोगों ने मिक्स किया और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, तो वो हो गया हमारा यहाँ पे यूटेक्टिक मिक्सचर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थोड़ा गैसेज के बारे में, ठीक है। तो गैसेज देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता ही है गैसेज हमारे क्या होते हैं। गैसेज आर दो सब्सटेंसेज दैट नाइदर हैव फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, तो इनका ना तो कोई शेप होता है ना तो कोई वॉल्यूम होता है। गैसियस मॉलिक्यूल्स पॉजेज वेरी वीक और नेग्लेजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, दस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। देखो ये जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो भाई इनके अंदर आप लोग देख रहे हो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी बिल्कुल यहाँ पे ना के बराबर होती है, यानी इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे देखो गैसेस में क्या होता है, इसीलिए गैस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, इसीलिए गैस यहाँ पे जितना चाहे उतना एक्सपैंड कर जाती है, यानी उतना ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि भाई इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा यहाँ से मतलब ये जो है कहीं भी यहाँ पे हर डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग गैस के कुछ बेसिक पैरामीटर्स की बात करें, यानी कौन कौन से हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गैस की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे देखो जो हमारा गैस है, तो गैस के अंदर मेनली हमारे 4 पैरामीटर्स होते हैं जो कि गैस की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं घटाते हैं,
या फिर उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो पैरामीटर होते हैं? पहला होता है हमारा वॉल्यूम, दूसरा होता है प्रेशर, थर्ड होता है टेम्परेचर एंड फोर्थ होता है हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ पे देखो इन्हीं चारों पैरामीटर्स के ऊपर जो है हमारे कुछ गैस लॉस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग साइंटिस्टों ने हमारे दिए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन गैस लॉस की बात करें तो यहाँ पे पहला आ जाता है हमारा बॉयल्स लॉ, दूसरा आ जाता है चार्ल्स लॉ, ठीक है, और थर्ड आ जाता है हमारा यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, और फोर्थ आ जाता है हमारा गे-लुजैक्स लॉ एंड फिफ्थ आ जाता है हमारे यहाँ पे आइडियल गैस लॉ। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बॉयल्स लॉ के बारे में। तो देखो यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो ध्यान से समझना, अगर हमारी कोई गैस है, अगर हम लोगों ने उसका टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, यानी टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा घटा नहीं रहे, तो जो हमारा प्रेशर है और जो हमारा वॉल्यूम है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन इसकी क्या निकल के आती है? V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक है, या फिर कह सकते हो डायरेक्टली 1/P। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसको लिख लिया, ठीक है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी P बढ़ेगा तो V घटेगा, V बढ़ेगा तो P घटेगा। समझ गए? देखो ये हो गया बॉयल्स लॉ। देखो इसको देखते रहना, अभी हम लोग यहाँ पे इसी से अपने आइडियल गैस लॉ को डिराइव करेंगे। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ। अब सेकेंड आ जाता है हमारे यहाँ पे चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो जो हमारे चार्ल्स सर थे उन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या करें? एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अगर हम लोग किसी गैस का प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट कर दें तो वो जो गैस का हमारा वॉल्यूम है वो हमारा डायरेक्टली किस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब दूसरा हमारे चार्ल्स सर ने क्या बोला? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देखो उसको ध्यान से रखना, पहले सर ने बॉयल्स लॉ ने क्या बोला? V डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, और चार्ल्स लॉ ने क्या बोला? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड लॉ की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो एवोगैड्रोस लॉ यहाँ पे क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें, यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे किसी गैस का हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो जो उस गैस का वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हमारे उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N यानी नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे देखो एवोगाड्रोस लॉ ने क्या बोला? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। देखो अब ये तीनों अभी आप लोग ध्यान रखना। अब एक हमारा और लॉ है जो कि हमारा गे-लुजैक्स लॉ है। तो हमारे गे-लुजैक्स सर ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर हम लोग जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब हमारा फाइनली आ जाता है आइडियल गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ हमारा देखो क्या है? आइडियल गैस लॉ इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गैस लॉ। तो आइडियल गैस लॉ देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इन तीन लॉ को देखें, देखो सिर्फ इन्हीं तीनों से हम लोग ड्राइव कर लेंगे, ठीक है, गे-लुजैक की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन तीनों लॉ को हम लोग मिलाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारा V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P के और डायरेक्टली किसके? TON के। तो हम लोग क्या इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। क्या देखो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि देखो N और T के डायरेक्टली है और P के क्या है? हमारा इन्वर्सली है। तो यहाँ पे देखो सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर मान लो हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहें तो हमें कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू RNT डिवाइडेड बाई P। और यहाँ पे R हमारा क्या है? R हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग इस P को इधर लेके जाएं तो क्या हमारी इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी? PV इज इक्वल टू nRT। और यही होता है हमारे यहाँ पे आइडियल गैस लॉ। देखो सिंपल सी बात है, आइडियल गैस लॉ क्या होता है हमारा? PV इज इक्वल टू nRT। और देखो इसको हम लोगों ने ड्राइव कैसे किया? हमारे इन तीनों लॉ से, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा R है जो कि हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और P हमारा क्या है? प्रेशर, V हमारा वॉल्यूम, N हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स, T हमारा हो गया टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो दो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक हमारा होता है आइडियल गैस, ठीक है, एक हमारा होता है आइडियल गैस और एक हमारी होती है नॉन आइडियल गैस। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है इसमें आप लोग को, यहाँ पे आइडियल गैस हमारी वो गैस होती है जो कि हमारी आइडियल गैस लॉ को फॉलो करती है, और हमारी नॉन आइडियल गैस कौन सी होती है या फिर रियल गैस कौन सी होती है जो कि इस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं।
अब देखो अगर आप लोगों को एक्चुअल में बताएं तो यहाँ पे कोई भी गैस आइडियल होती ही नहीं है, मतलब कोई भी गैस इस लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करती ही नहीं है। हमारे इस यूनिवर्स में जितनी गैस एक्चुअल में होती हैं वो सारी हमारी जो है रियल गैस होती हैं या फिर नॉन आइडियल होती हैं, जो कि इस लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती हैं। यानी देखो थोड़ा बहुत फॉलो कर सकती हैं बट पूरी एग्जैक्टली यहाँ पे इस लॉ को फॉलो करने वाली कोई गैस नहीं होती है। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे गैसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अपने एरोसॉल्स के बारे में, ठीक है। तो एरोसॉल्स, देखो एरोसॉल्स यहाँ पे क्या होते हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पे नाम सुन के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप लोगों ने घर में अपने डीओस की बोतल देखी है, तो डीओ हमारा क्या होता है, डीओ हमारा सिंपली एक टाइप का एरोसॉल होता है। तो अगर हम लोग एरोसॉल की डेफिनेशन देखें, द एरोसॉल इज रिफर टू अ प्रेशराइज्ड पैकेज इन विच ड्रग इज डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इनटू अ कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैस। देखो इसको बहुत ही सिंपली समझो, एरोसॉल एक्चुअल में होता क्या है। एरोसॉल हमारा जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा एक कैन होता है, ठीक है। और इस कैन में क्या होता है कि जो हमारी गैस होती है वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस करती जाती है कि वो हमारी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसके अंदर रहती है। यानी देखो ये जो हमारा लिक्विड इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है ये है हमारा गैस ही, पर ये इतना इसका प्रेशर इतना रिड्यूस कर दिया गया है कि ये हमारी बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारी लिक्विड के फॉर्म में रहती है। यानी यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो इसी लिक्विड में क्या होता है, इसी लिक्विड में हमारे जो है जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो डिजॉल्व रहती हैं। तो देखो जरूरी नहीं है ना कि जैसे अब जो हमारा डीओ होता है वो हमारा एक नॉन फार्मा प्रोडक्ट है, ठीक है। और ऐसे हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे हमारे कुछ पुल्मोनरी स्प्रेज होते हैं, मसल रिलैक्सेंट स्प्रे होते हैं। जैसे हमारे कुछ ऐसे स्प्रे आते हैं ना जो जैसे दर्द वगैरह होता है जब भी हमारे मसल में, तो हम लोग कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे एरोसॉल ही होते हैं। यानी एरोसॉल हमारी सिंपली कोई ऐसी समझ लो एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जहाँ पे हमारा एक स्प्रेयर लगा होता है, ठीक है। तो स्प्रे जब हम लोग करते हैं तो वहाँ से हमारी जो भी हमारे ड्रग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे उस लिक्विड के साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि द एरोसॉल इज रिफर टू अ प्रेशराइज्ड पैकेज। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, गैस को हमारी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई भी हो जाती है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एरोसॉल टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का बेसिस होती है, जैसे कि हमारे पुल्मोनरी स्प्रेज, मसल रिडक्शन और बहुत सारे नॉन फार्मा प्रोडक्ट, यानी कि जैसे हमारे डीओ हो गए, इंसेक्टिसाइड्स। जैसे आप लोगों ने हीट वगैरह का एग्जांपल देखा है ना, हीट क्या होता है, जैसे जो भी इंसेक्ट को मारने वाला होता है, तो वहाँ पे वो भी हमारे एक एरोसॉल की टेक्नोलॉजी पे बना होता है। और रूम फ्रेशनर वगैरह होते हैं वो भी हमारे स्प्रे होते हैं, कुछ कलर स्प्रे होते हैं। तो ये सारी जो है हमारे एरोसॉल के टेक्नोलॉजी पे ही बनी होती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कंपोनेंट्स ऑफ एरोसॉल के बारे में, तो देखो एक एरोसॉल का अगर हम लोग पूरा देखें, ठीक है, अगर हम लोग पूरा इस कैन को देखें तो एरोसॉल के अंदर यहाँ पे कोई हमारे जो है फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारे यहाँ पे एक्टुएटर। अब देखो ये एक्टिवेटर नहीं है, एक्टुएटर ही है, ठीक है। आप लोग ये मत समझो कि गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक्टुएटर ही बोलते हैं। तो देखो एक्टुएटर का मतलब है कि यहीं से इसको क्या होता है, इसको जब हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा एरोसॉल से यहाँ पे जो भी हमारी दवा वगैरह होती है या फिर जो भी हमारा स्प्रे होता है वो बाहर आता है, ठीक है। और वॉल्व, तो वॉल्व क्या होता है, वॉल्व मतलब वही एक्टुएटर के नीचे लगा रहता है जहाँ से हम लोग प्रेस करते हैं। फिर हमारी डिप ट्यूब, तो हमारी एक ट्यूब होती है जो कि यहाँ पे डिप होती है, ठीक है, तो वही चीज़ है। और फिर आता है हमारे यहाँ पे प्रोपेलेंट एंड इंग्रेडिएंट। तो देखो यहाँ पे प्रोपेलेंट से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, प्रोपेलेंट हमारी वही जो गैस हमारी कंप्रेस होती है, ठीक है, उसी को हम लोग प्रोपेलेंट बोलते हैं। यानी प्रोपेलेंट हमारा एक टाइप से क्या होता है, सॉल्वेंट का काम करता है। और इस प्रोपेलेंट के अंदर हमारी क्या होती है, जो भी इंग्रेडिएंट्स यानी जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं वो इसके अंदर डिजॉल्व रहती हैं। और फिर आ गया हमारा कैन, तो कैन हमारा वही जिसके अंदर हमारा ये सब चीज़ें फिट होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एरोसॉल्स के अपने एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखो एडवांटेजेस यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स टू द अफेक्टेड एरिया। यानी कि सिंपल सी बात है कि मान लो हमारे कहीं भी मसल वगैरह में पेन हो रहा है तो एरोसॉल को हम लोग स्प्रे कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन, और देखो बहुत तेज़ी से यहाँ पे क्या होता है, हमारी दवा जो है एडमिनिस्टर हो जाती है। और ईजी टू अप्लाई, यानी काफ़ी सिंपल है, बस एक स्प्रे कर दो काम हो जाता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। देखो यहाँ पे डीओ वगैरह से आप लोग रिलेट मत करो, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं वो थोड़ा से कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और एलर्जिक इन सम केसेज, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि मान लो कहीं पे अगर बर्न वगैरह, कहीं जल वगैरह गया है आपकी स्किन, तो वहाँ पे अगर आप लोग स्प्रे करोगे तो जलन वगैरह हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट डिस्पोजल ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स। देखो आपको पता है कि जैसे जो हमारे एरोसॉल्स के कंटेनर्स होते हैं जब वो खाली हो जाते हैं तो उनको डिस्पोजल यानी उनको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे कुछ डिसएडवांटेज हो जाती हैं।
तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एरोसॉल के ही एक एग्जांपल के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है इनहेलर्स। तो इनहेलर्स हमारे देखो कुछ है नहीं, हमारी ये एरोसॉल की टेक्नोलॉजी पे ही बेस होते हैं, ठीक है। और देखो इनहेलर क्या होता है, इनहेलर मतलब आप लोग नाम से ही समझ गए होगे, यानी इनहेल करने वाला कुछ सिस्टम होता है। तो देखो एन इनहेलर इज अ मेडिकल डिवाइस यूज्ड फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशंस टू बॉडी डायरेक्टली विया लंग्स। देखो इनहेलर बेसिकली क्या होता है, हमारे अस्थमा पंप का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। हमारे जो भी अस्थमा पंप क्या होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे, जैसे जिनको भी अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो इनहेल करते हैं, तो वही होते हैं इनहेलर। इनहेलर मतलब कि जिसको थोड़ा सा इनहेल किया जाए, ठीक है, जो कि हमारे बेसिकली लंग्स पे जाके काम करते हैं। तो इट इज़ मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी। सीओपीडी हमारा क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ इनहेलर्स की बात करें तो जनरली हमारे इनहेलर्स यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मीटर्ड डोज इनहेलर्स। देखो मीटर्ड डोज का मतलब है कि ये जो इनहेलर्स होते हैं इनमें यहाँ पे एक फिक्स मीटर डोज होती है, यानी कि अगर आप लोगों ने इस इनहेलर को एक बार प्रेस किया तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस निकलती है, ठीक है, जो कि पहले से ही मीजर्ड होती है। तो ये हो गया हमारे मीटर डोज। और दूसरा हो गया ड्राई पाउडर इनहेलर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे इनहेलर्स होते हैं तो उनसे क्या होता है, हमारा पाउडर फॉर्म निकलता है, ठीक है, ड्राई पाउडर्स निकलते हैं जब आप लोग इनहेल करते हो। और यहाँ पे सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर्स क्या होते हैं कि इन इनहेलर्स में क्या होता है, हमारे वाटर के स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मतलब थोड़ा सा मिस्ट टाइप का निकलता है, समझ रहे हो। तो ये हमारे सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर्स हो गए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट टर्म की, तो ये आ जाता है हमारे यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो देखो ह्यूमिडिटी मतलब क्या, आर्द्रता, नमी। नमी मतलब क्या, सिंपल सी बात है, द वर्ड ह्यूमिडिटी स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। यानी कि ह्यूमिडिटी से मतलब हमारा मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हवा है तो उस हवा में हमारे कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वही चीज़ होती है हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, तो ध्यान से समझना, बहुत ईजी टर्म है। Now the relative humidity is defined as amount of water vapor present in air divided by maximum, या फिर कह सकते हो ratio of amount of water vapor present in air to the ratio of maximum amount of water vapors that air can hold at same temperature। देखो इसको ध्यान से समझना। जैसे थोड़ा सा ऐसा समझो कि मान लो ऐसा किया कि हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे एयर ली, ठीक है, हम लोगों ने मान लो एक थोड़ी सी एयर ली और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, यानी कि एक हमारे फिक्स टेम्परेचर पे, मान लेते हैं कि चलो 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने मेजर किया कि इस एयर में प्रेजेंटली कितनी जो है हमारी वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हम लोगों ने थोड़ा सा एयर लिया और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम लोगों ने देखा कि इस वाटर वेपर मतलब जो भी एयर है इसमें कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि उस टाइम पे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अमाउंट दैट एयर कैन होल्ड, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट एयर कैन होल्ड। यानी कि देखो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ये देखा कि इस एयर में, ठीक है, कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि ये जो एयर है ये इसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। देखो एक क्या है कि एक हमारा जो एक्चुअल वाटर वेपर है, यानी कि प्रेजेंट हमारा सिर्फ एक्चुअल वाला है, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने इसको डिवाइड किससे किया, मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि ये जो वाटर वेपर है, ठीक है, ये जो एयर है इतनी, वो हमारी मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को अपने अंदर रख सकती है। तो वही चीज़ होती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिंपल सी बात है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी एक किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोगों ने देखा कि एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है और हम लोगों ने उसको डिवाइड किससे किया, वहाँ पे उस वाटर वेपर में, ठीक है, उस एयर में कितने मैक्सिमम वाटर वेपर हमारे हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट, यानी कितना वो मैक्सिमम कर सकता है। और एक हमारे क्या है कि जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट है, और डिवाइडेड, और हम लोगों ने अगर मान लो परसेंटेज निकालना हो तो हम लोग इसी को 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अच्छा देखो कहीं कहीं आप लोगों को ये मैक्सिमम की जगह सैचुरेटेड लिखा होगा, तो देखो सैचुरेटेड हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट, वही तो चीज़ तो होती है। तो सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे यहाँ पे सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा देखो अब आप लोग ना मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो वैसे आप लोग का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक दिया हुआ है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, मतलब एक ही में दिया हुआ है, और आपके एग्जाम में भी यहाँ पे एक ही में पूछता भी है। लेकिन अगर एक्चुअल में बात की जाए ना तो यहाँ पे ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे सब्लिमेशन हमारा एक अलग टॉपिक है और क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहाँ पे एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो एग्जाम में भी आप लोगों से ये साथ ही में पूछते हैं, और
मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स होते हैं वो भी इसको यहाँ पे साथ में ही बताते हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे साथ में कोई एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा अलग अलग प्रोसेस होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको साथ में आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और टीचर्स भी बताते हैं। तो चलो वो चीज़ बताएंगे हम भी, लेकिन एक्चुअल जो बात है वो आप लोग समझो कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखो सब्लिमेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही देखा कि सब्लिमेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। जैसे इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमारा हो गया कैम्फर, यानी जो हमारी कपूर होती है। तो पूजा में जो भी हम लोग कपूर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, उसको जब भी हम लोग जलाते हैं तो वो डायरेक्टली क्या होता है, हमारा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। द टर्म, अब यहाँ पे देखो सब्लिमेशन तो हमारा ये हो गया। और अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो देखो क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों को समझने के लिए सबसे पहले बनना होगा हमारे फेस डायग्राम को। तो देखो ये होता है हमारे यहाँ पे फेस डायग्राम। देखो इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस डायग्राम। तो इस फेस डायग्राम को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ये हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के वर्सेज में एक डायग्राम बनता है। तो इसमें देखो होता क्या है, देखो अगर मान लो हम लोग जो टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कम रखते हैं, देखो तो हमारा जो भी सब्सटेंस है, जैसे आप लोग को पता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियो में ही देखा कि हमारा जो कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है, तो अगर हम लोग यहाँ पे उसका जो भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर है, अगर वो हम लोग यहाँ पे कम ज़्यादा कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो सब्सटेंस हमारा यहाँ पे तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। हमारा सॉलिड में भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, हमारा लिक्विड में भी, और हमारा यहाँ पे गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। यानी अगर मान लो हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे बढ़ाएं या घटाएं तो हमारा क्या हो सकता है कि हमारा सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे हमारा आइस क्यूब होता है, तो आइस क्यूब में क्या होता है, जब हम लोग आइस क्यूब में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये आइस क्यूब हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इसी वाटर को जो हम लोग और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, स्टीम या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारा खेल टेम्परेचर का ही तो हो रहा है। हम लोगों ने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और बढ़ाया तो वेपर में। और अगर इधर ही उल्टा चले तो अगर टेम्परेचर हम लोग यहाँ से रिड्यूस करें, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करें, तो हमारे ये फिर से वाटर में और ये फिर से यहाँ पे आइस क्यूब में। तो यानी थोड़ा सा टेम्परेचर, और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे प्रेशर का भी गेम होता है, ठीक है। अगर प्रेशर में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इन सबके प्रेशर में कम ज़्यादा करें तो वहाँ पे भी फेस चेंज होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस फेस डायग्राम को देखो तो ध्यान से इसको समझना थोड़ा, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लो हम लोग किसी सब्सटेंस का यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर, अगर मान लो हम लोग दोनों चीज़ों को कम कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर आप लोग इस पॉइंट पे देखो तो हमारी क्या है, हमारा प्रेशर भी कम हो रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो वो जो सब्सटेंस है वो हमारा सॉलिड फेस में एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को लें और उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम कर दें, अच्छा देखो एक चीज़ समझो, हर सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी हो जरूरी बात नहीं है। हमारे कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जो कि ऐसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाए, लेकिन जनरली हमारे सब्सटेंस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई सब्सटेंस का हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम करें। देखो अगर हम लोग इस लाइन को देखो, इस लाइन को, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर भी कम है, प्रेशर भी कम है ना। यहाँ पे देखो प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। और अगर, ठीक है, अगर मान लो हम लोगों ने इसका जो है, इस मतलब जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका हम लोगों ने टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन अगर हम लोगों ने उसका प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे देखो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं और प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारा जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। और वहीं पे यहाँ पे अगर आप लोग इस वाली लाइन को देखो तो अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पे सब्सटेंस है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा फेस डायग्राम। और यहाँ पे देखो एक हमारा पॉइंट आता है, ठीक है, इन तीनों के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारे तीनों फेस में एग्जिस्ट करता है। यानी ये ट्रिपल पॉइंट पे ये जो भी हमारा सब्सटेंस है ये थोड़ा सा इसके अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टी भी होगी, थोड़ा सा लिक्विड की भी प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा सा इसके अंदर गैस की भी प्रॉपर्टी होगी, और यहाँ पे ये तीनों ही फेस में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे कुछ टीचर्स वगैरह क्या करते हैं कि इस ट्रिपल पॉइंट को सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बता देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। भाई ये सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर रखना। अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो आप लोग टेम्परेचर और प्रेशर को और बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ाते ही चले जाओ, तो एक पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है
क्रिटिकल पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है कि इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगर आप लोगों ने टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया तो जो हमारा कह सकते हो कि जो भी हमारा स्टेट है वो एक अलग ही स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमारी एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है ना तो उसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ना तो उसके अंदर गैस की प्रॉपर्टी होती है, बल्कि इन दोनों के बीच की कोई प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। देखो मुझे पता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, बट कंफ्यूज मत हो। ऐसे समझो कि अगर मान लो टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग बहुत कम रख रहे हैं तो हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड में होगा। अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रख रहे हैं तो जो हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम लोगों ने प्रेशर टेम्परेचर दोनों को बढ़ाया तो हमारा सब्सटेंस यहाँ पे गैस में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे, तो हमारा सब्सटेंस क्या होगा, हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमारी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारा जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या होता है, अब अगर क्रिटिकल पॉइंट की आप लोग डेफिनेशन देखो, द टर्म क्रिटिकल पॉइंट रिफर्स टू अ पॉइंट इन द फेस डायग्राम अबव विच द सब्सटेंस एग्जिस्ट एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। यानी क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर जाने पर हमारा जो सब्सटेंस है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैस एंड लिक्विड, जिसके अंदर हमारे गैस और लिक्विड दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ये होता है सब्लिमेशन और ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे अगर अब मान लो हम लोग सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट दोनों को साथ में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने ट्रिपल पॉइंट को। तो ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे देखो यही होता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ट्रिपल पॉइंट पे जो भी हमारा एक टेम्परेचर और प्रेशर है तो ये हमारा एक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर होता है एट विच सब्सटेंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन ऑल द थ्री फेस, जिसमें हमारा कोई भी सब्सटेंस इक्विलिब्रियम यानी तीनों फेस में इक्विलिब्रियम में होता है। किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब अगर मान लो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट मान लो आप लोग के एग्जाम में आ ही जाता है और अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, तीनों को मिला दोनों को मिला के, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, द सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट refers to a point in the phase diagram where a substance undergoes a phase transition from solid to gas without passing through liquid phase। तो देखो हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे बता सकते हैं कि सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एक हमारा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग इस लाइन पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन पे अगर हम लोग जाएंगे इधर से इधर तो यहाँ पे देखो क्या है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे देखो इस पूरे कर्व की पॉइंट को हम लोग सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। देखो जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखो सब्लिमेशन की ही तो डेफिनेशन है, ये सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें भी तो ये क्या है, ये हमारी सब्लिमेशन की ही तो डेफिनेशन है। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच फेस ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, वही चीज़ तो है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, द सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ड्राई आइस इज -78.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे ड्राई आइस का सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट बताया जाता है कि हमारा -78.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ये होता क्या है, ये होता हमारा यहाँ पे इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर है, यानी कि इस टेम्परेचर पे हमारा जो ड्राई आइस है वो यहाँ पे जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, सब्लिमेट हो जाती है। तो देखो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस ऐसे समझो कि सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट हैं दो अलग अलग टॉपिक, बट यहाँ पे आप लोग के सिलेबस में कंबाइन करके दिया हुआ है और यहाँ पे आपके एग्जाम में भी पूछते हैं। तो आप लोग जो है कुछ इस तरीके से आप लोग पूरा एक नोट्स लिख के आ सकते हो। बाकी यहाँ पे लॉन्ग में इससे क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आता भी है तो यहाँ पे दो टॉपिक को कंबाइन करके पूछते हैं, तो उतना आप लोग यहाँ पे बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।